नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं। तो रीट पात्रता के लिए जो कलाम की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पहला टेस्ट अपन ने देख लिया था, सोल्व कर लिया था। आज हम दूसरा टेस्ट जो कल हुआ था माइनर टेस्ट 2 उसको सोल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन उसी टेस्ट के हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इनको वापस टाइप कर लिया है मेरे हिसाब से, ठीक है। और ये पेपर आपको चाहिए तो आप जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपको जो है माइनर टेस्ट 2 का पेपर भी मिल जाएगा और 1 का भी मिल जाएगा। ये जो है साइकोलॉजी है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। तो पहला क्वेश्चन आया था इसमें कि सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं वरन ये कहीं अधिक है। सीखना मतलब क्या हो गया? अधिगम। मतलब जो अधिगम है उसके बारे में ये कहा गया है कि अधिगम केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं वरन इससे कहीं अधिक है। क्या है? तो देखो इसका जो उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है। सीखना क्या है? सीखना यानी कि अधिगम। अधिगम क्या है? एक व्यवहारगत परिवर्तन है। ठीक है। व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन आता है सीखने से। क्या आता है? व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन आता है। और अधिगम जो है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है प्रक्रिया। तो ये ध्यान रखना, सीखने का मतलब जो है, सीखना मतलब अधिगम। और अधिगम केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति नहीं है। अधिगम है आपके व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन। आपके व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है उसको कहते हैं आपका अधिगम। ठीक है। तो अधिगम जो है व्यवहारगत परिवर्तन है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो वही टेस्ट है। ठीक है। मैंने सिर्फ इनको टाइप कर लिया है और ये जो है पेपर है जो है आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जरूर जुड़े और जो है ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम के किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो देखो पुनर्बलन का सिद्धांत देखो, सबसे पहले उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ये दिया था आपका थार्नडाइक ने। किसने दिया था? थार्नडाइक ने। फिर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी है, ये आपकी दी थी पावलोव ने। किसने? पावलोव ने। फिर आता आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये आपका दिया था स्किनर ने। किसने? स्किनर ने। और फिर आता सूज का सिद्धांत, ये आपका दिया था कोहलर ने। ठीक है। किसने दिया था? कोहलर ने। बात यहां आ रही है पुनर्बलन का सिद्धांत। तो देखो पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर 3 क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है ना उसको जो है पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रीट जो है उस पात्रता में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब जब रीट एक एग्जाम होता था उस टाइम ये क्वेश्चन आया जो रद्द हो गई थी ना भर्ती उसमें। ठीक है। कि निम्न में से अधिगम के किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? ज्यादातर स्टूडेंट इसमें शास्त्रीय अनुबंधन करके आ गए थे, जबकि इसका उत्तर होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जो किसने दिया था? BF है स्किनर ने दिया था। ठीक है। तो पुनर्बलन के सिद्धांत पर कौन सा है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। इनका ये जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है 2 प्रकार के इन्होंने पुनर्बलन बताए। एक तो है आपका जो है धनात्मक पुनर्बलन। ठीक है, धनात्मक पुनर्बलन। और एक इन्होंने बताया ऋणात्मक पुनर्बलन। ठीक है। दोनों ही पुनर्बलन है। पुनर्बलन है इसका मतलब जो है व्यवहार को जो है बलित करेंगे, पुनर्बलित करेंगे, व्यवहार को आगे बढ़ाएंगे। धनात्मक में तो क्या होता है कि आप किसी चीज को जो है ये क्या होता है पॉजिटिव टाइप से, जैसे आपने जो है किसी कोई जो है स्टूडेंट ही मान लो, आपके स्टूडेंट ने कोई अच्छा कार्य किया, आप उसको बोलते हो वेरी गुड। ठीक है। उसको पुनर्बलन देते हो। ठीक, एक प्रकार से प्रशंसा करते हो। ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है? ऋणात्मक पुनर्बलन में जो है वो आ जाता है, जैसे मान लो कि आप जो है क्या करते हो कि जो है सर्दी से बचने के लिए स्वेटर पहनते हो। सर्दी से बचने के लिए स्वेटर पहनना, बचने के लिए स्वेटर पहनना, ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है ऋणात्मक पुनर्बलन का। यानी कि किसी चीज से बचने के लिए आप जो है कोई चीज कर रहे हो। ठीक है। तो ये जो है आपका पुनर्बलन पर जो है कौन सा सिद्धांत आधारित है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 मैं वापस बता दूं, ये जो है मैंने खुद ने टाइप किए हैं जो पेपर है उसको। ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन वो है कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक का लेखक कौन है? द कंडीशंस जो है ऑफ लर्निंग, इसका लेखक कौन है? तो ध्यान रखना इसका लेखक है RM गेने। ठीक है, रॉबर्ट गेने। ध्यान रखना द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये बुक याद रखने का कारण क्या है कि इन्होंने जो है ना अधिगम का जो सोपानकी सिद्धांत दिया था ना, अधिगम का सोपानकी सिद्धांत या अधिगम की जो है ना श्रृंखलाबद्ध तरीके से पेश किया था इस बुक में। ठीक है। श्रृंखलाबद्ध तरीके से पेश किया था। तो अधिगम का जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो है पेश किया था कौन सी बुक में? द कंडीशन ऑफ लर्निंग में। किसने किया? गेने ने। और कुल 8 प्रकार के अधिगम बताए थे इन्होंने। ठीक है। 8 प्रकार के, जिसमें जो है सबसे पहला जो अधिगम होता है संकेत अधिगम। ठीक है, सिर्फ संकेत लिख रहा हूं, अधिगम आगे। दूसरा इन्होंने बताया था उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम।
तीसरा जो इन्होंने बताया था, आपको याद आ रहा होगा, सरल श्रृंखला अधिगम। कौन सा? सरल श्रृंखला। टोटल 8 बताए थे इन्होंने। कौन सी बुक में? द कंडीशन ऑफ लर्निंग में। इसके बाद में इन्होंने बताया था शाब्दिक साचर्य अधिगम। ठीक है, 4 हो गए। पांचवा जो इन्होंने बताया था वो बताया था विभेदन अधिगम। कौन सा? विभेदन अधिगम। ठीक है, उसके बाद में जो छठा बताया था इन्होंने वो बताया था कौन सा? संपर्त्य अधिगम। कौन सा? संपर्त्य अधिगम। और सातवां बताया था इन्होंने सिद्धांत अधिगम। और जो लास्ट और आठवां किसने बताया था? समस्या समाधान अधिगम। कौन सा? समस्या समाधान अधिगम। तो ये जो है आपको ध्यान रखने। ठीक है, संकेत से शुरू होता है और समस्या समाधान पर क्या हो जाता है? आपका खत्म हो जाता है। और कई बार ये पूछ लेते हैं गिरने का जो उच्चतम अधिगम स्तर कौन सा है? तो उच्चतम आपका समस्या समाधान अधिगम। और निम्नतम कौन सा है? संकेत अधिगम। ठीक है, क्रम से भी आपको ये याद होना चाहिए। तो रॉबर्ट गेने जो है इन्होंने द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक में अधिगम को श्रृंखलाबद्ध किया और 8 प्रकार के अधिगम में बताए, और ये आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वापस बता दूं, ये कलाम का माइनर टेस्ट 2 है, वही है। ठीक है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये बात कही थी गिलफोर्ड ने। इंपोर्टेंट लिख लेना। क्यों? देखो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे ना साइकोलॉजी के, तो ये मान के चलो 2 से 3 तो कम से कम परिभाषाएं आएगी। अब देखो सबसे बात कठिन यही है कि परिभाषाएं याद कैसे रखें। तो आपको बस आंखों के आगे से गुजरी हुई जरूरी होनी चाहिए। जैसे ये देखो, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, तो ऑप्शन जो है एक गिलफोर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कई बार क्या आता है, यही आ जाते हैं, तो यही आते हैं, आप गिलफोर्ड जल्दी से उत्तर कर दोगे। तो परिभाषाएं वैसे बहुत हो जाती है, लेकिन मेन याद रहेगी, तो बाई चांस वो आ जाती है तो आपके फायदा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, तो इसका होगा गिलफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है आपका, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। तो देखो लेव वाइगोत्स्की है ना, इसने जो है अधिगम को बताया सामाजिक। क्या बताया? सामाजिक। मतलब जो है लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक जो कुछ भी सीखता है ना, वो जो है समाज के जो है साथ सीखता है, समाज के सानिध्य में सीखता है। और इसके अलावा इन्होंने एक जो है जोन भी बताया था, ZPD जोन। ठीक है, वो अपन जो है ऊपर चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें नहीं करेंगे, ये विकास का स्तर है। बाकी हम बात अधिगम की कर रहे हैं। तो अधिगम का ध्यान रखना, आपका जो है सामाजिक जो है जीवन जो सामाजिकता पर आधारित बताया था लेव वाइगोत्स्की ने अधिगम को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने क्या बोला कि जो है लेव वाइगोत्स्की ने बोला कि अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। और एक जो है सामाजिक अधिगम का जो सामाजिक सिद्धांत है, अधिगम का सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसको कहते हैं जो है प्रेक्षण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्रेक्षण सिद्धांत भी कहते हैं, प्रेक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज है। ये किसने दिया था? बांडुरा ने। किसने दिया था? बांडुरा ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत या प्रेक्षण सिद्धांत किसने दिया? बांडुरा ने। और लेव वाइगोत्स्की ने भी जो है अधिगम को क्या बताया? एक सामाजिक गतिविधि बताया। दोनों को ध्यान रखना, लेव वाइगोत्स्की और बांडुरा ने सामाजिक बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम नियम थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया मुख्य नियम नहीं है? देखो थार्नडाइक ने जो 3 तो मुख्य नियम बताए। कौन से? 3 मुख्य नियम। ठीक है, 3 क्या बताए इन्होंने? 3 मुख्य नियम बताए और 5 बताए गौण नियम। कौन से नियम? गौण नियम। तो अब देखो 5 गौण नियम को मैं बता देता हूं। सबसे पहला जो गौण नियम है इन्होंने बताया बहु अनुक्रिया का नियम। किसका? बहु अनुक्रिया का नियम। आगे लिख नहीं रहा, सिर्फ बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, लिख देते हैं बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा जो इन्होंने बताया वो बताया मनोवर्ती का नियम। किसका? मनोवर्ती का नियम। ठीक है, मनोवर्ती का नियम। तीसरा जो इन्होंने बताया वो था आंशिक क्रिया का नियम। किसका? आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। चौथा जो इन्होंने बताया वो था सादृश्य अनुक्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम। ठीक है, सादृश्य अनुक्रिया का नियम। और 5वां जो इन्होंने बताया साचर्य परिवर्तन का नियम। किसका? साचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, ये इतने नियम जो है गौण नियम है। और मुख्य नियम में इन्होंने बताया तत्परता का नियम। कौन सा? तत्परता का नियम। दूसरा इन्होंने बताया अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। और तीसरा बताया प्रभाव का नियम। ये तो इसके मुख्य नियम थे 3, और ये जो आपके 5 दिख रहे हैं गौण नियम। तो यहाँ पर पूछा मुख्य नियम कौन सा नहीं है, तो तत्परता का मुख्य है, अभ्यास का मुख्य, प्रभाव का मुख्य। तो बहु अनुक्रिया का जो है मुख्य नियम नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका कौन सा है? गौण नियम है। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखना, बहु अनुक्रिया का नियम का मतलब हो गया बार बार जो है किसी चीज को रिपीट करोगे तब सफलता मिलेगी, बहुत सारे प्रयत्न करोगे तब सफलता मिलेगी। मनोवर्ती का मतलब आपकी जो इच्छा होनी चाहिए कोई चीज को करने की। ठीक है, आंशिक क्रिया का मतलब
आंशिक क्रिया का मतलब है चीजों को छोटी छोटी भागों में बांटकर जो है उन पर क्रिया करना। सादृश्य अनुक्रिया का मतलब कि एक चीज जो है सीख रहे हो आप, उसको सीखने के लिए उसके जैसी दूसरी चीजों का सीखना। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाने से पहले साइकिल चलाना सीख रहे हो तो वो आपका सादृश्य अनुक्रिया का नियम है। साहचर्य परिवर्तन का नियम का मतलब हो गया कि आप कोई अधिगम नया सीख रहे हो, वो अगर आपका पुराने किसी अधिगम से संबंधित लग रहा है आपको, तो उस अधिगम को जो है उनको साहचर्य जो है दोनों में बैठाकर दोनों को समान मानकर भी आप कर सकते हो। फिर आपका देखो तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है, जो मुख्य नियम है कि जो है आदमी को किसी कार्य के करने के लिए या फिर किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और एक फेमस उदाहरण है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, तालाब तक ले जाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी नहीं पिलाया जा सकता। लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, लिए बाध्य नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। तो देखो ये जो है ना सबसे फेमस उदाहरण है कि घोड़े को जो है तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये आपका तत्परता का नियम है आता है। अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम देखो मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले उत्तर तो इसका 2 हो जाएगा क्योंकि ये गौण नियम है। अभ्यास का नियम 2 भागों में बंटा है। अभ्यास का जो नियम है उसमें एक तो आपका जो आता है उपयोग का और एक अनुपयोग का। ठीक है, अभ्यास में जो है 2 आते हैं, एक तो उपयोग का और एक अनुपयोग का। अभ्यास से तो आपको पता चला अभ्यास मतलब चीज को बार बार रिपीट करना, अभ्यास करना। इसमें जो है उपयोग और अनुपयोग का नियम यह है कि कोई जो है व्यक्ति जो है अभ्यास तभी करेगा जब वो चीज उसके लिए क्या होगी, उपयोगी होगी। ठीक है, अनुपयोगी चीजों के लिए कभी भी जो है कोई अभ्यास नहीं करेगा। फिर आता है प्रभाव का नियम। ये भी 2 भागों में बांटा है, एक तो संतोष का नियम और एक आता है आपका असंतोष का नियम। ठीक है, संतोष का नियम मतलब व्यक्ति को अगर अपनी जो है संतुष्टि होती है, संतोष होता है, तो वो चीज जो है उस पर ज्यादा प्रभाव डालती है और जो असंतोष वाली चीजें वो कम प्रभाव डालती है। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है उपयोग और अनुपयोग का नियम कौन से नियम के अंतर्गत आता है, तो अभ्यास के। और कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि संतोष और असंतोष का नियम तो किसके अंतर्गत है, ये प्रभाव के नियम। और तत्परता का मैं बता चुका कि घोड़े को जो है मैदान जो तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, वो होता है तत्परता का। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव ये तीनों मुख्य नियम और बहु अनुक्रिया का नियम जो है आपका गौण नियम। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, कौन सा अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा नहीं है। आंतरिक मतलब अंदर से निकलने वाले, और बाह्य मतलब कोई बाहर का व्यक्ति आपको दे या बाहर की कोई वस्तु आपको अभिप्रेरित करे। तो देखो दुश्चिंता जो होती है आपके मन से ही निकलती है। दुश्चिंता मतलब एक जो आपको किसी चीज का जो है भ्रम होना कि डर होना कि यार ऐसा ना हो जाए कहीं मैं पढ़ लेता हूं मैं फेल ना हो जाऊं, तो ये होती है दुश्चिंता। ठीक है, तो ये आंतरिक होती है, तो ये तो आंतरिक है। फिर उपलब्धि की आवश्यकता, मतलब आपको जो है 2nd ग्रेड टीचर बनना, आपको 3rd ग्रेड टीचर बनना, ये उपलब्धि आपको जो है अंदर से आ रही है कि यार मेरे को तो बनना ही है, तो ये जो है ये भी क्या है, आंतरिक है। फिर आकांक्षा का स्तर, तो आकांक्षा और जो स्तर है वो एक प्रकार से उपलब्धि की आवश्यकता टाइप से ही है कि आपकी जो है बहुत सारी इच्छाएं होती है वो भी अंदर से ही निकलती है। फिर प्रशंसा, ये जो है ये आपका आंतरिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाह्य है। क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है, प्रशंसा। मैं आपकी प्रशंसा कर देता हूँ कि यार तू तो बहुत अच्छा पढ़ता है, तेरे को तो सब कुछ आता है, तो आप थोड़े से मोटिवेट होते हो ना कि यार मेरी प्रशंसा कर दी, तो ये मैं बाहर से आपको दे रहा हूँ, तो ये प्रशंसा जो है बाह्य है, बाकी सारे अंदर से निकल रहे हैं आपके, लेकिन प्रशंसा क्या आ रही है, बाहर से आ रही है। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है और फिर आप क्या हो रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो, तो ये होता है बाह्य अभिप्रेरणा। तो अपने को पूछा था आंतरिक कौन सी नहीं है, तो आंतरिक कौन सी नहीं है आपकी, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, क्योंकि ये क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है, ऐसा समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो है कलाम का माइनर टेस्ट 2 है, साइकोलॉजी है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्टर ब्रूम। ठीक है, या फिर विक्टर ब्रूम भी कहते हैं या ब्रूम भी कहते हैं, तो विक्टर ब्रूम है, इन्होंने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत क्या कहता है आपका, यह सिद्धांत कहता है कि जो है व्यक्ति इसलिए कार्य करता है, व्यक्ति इसलिए कार्य करता है कि परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होगा, परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होगा। ये जो है इसकी लाइन है, क्या प्राप्त होगा।
मतलब अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है वो ये कहता है कि कोई व्यक्ति जो है इसलिए कार्य करता है कि परिणाम स्वरूप उसको क्या मिलेगा, और इसको कहते हैं प्रत्याशा सिद्धांत, और ये दिया था विक्टर ब्रूम ने। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन बोल रहा है अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। बात यहां हो रही है मनोवैज्ञानिक कारक किसमें, अधिगम में, यानी सीखने में योगदान दे। सबसे पहले जो आ रहा है आपकी अधिगम की इच्छा। देखो मनोवैज्ञानिक कारक जो होते हैं ना वो भी एक उसी टाइप से जैसे जो है आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, मतलब ये अंदर से आते हैं, आपके व्यक्ति के अंदर से आते हैं ये, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं वो व्यक्ति के अंदर से आते हैं, जैसे आंतरिक अभिप्रेरणा अंदर से आती है ना, वैसे मनोवैज्ञानिक कारक जो है अंदर से आते हैं। तो देखो अधिगम की इच्छा ये अंदर से आएगी, तो ये तो है, ये आपका जो है मनोवैज्ञानिक कारक है। प्रेरणा, प्रेरणा खुद अंदर से ही आती है एक प्रकार से, तो वो क्या होगी आपकी आंतरिक जो है सॉरी मनोवैज्ञानिक कारक हो गया। रुचि, रुचि भी क्या हो गया आपका एक प्रकार से क्या हो गया मनोवैज्ञानिक कारक हो गया। लेकिन विषय वस्तु का स्वरूप ये आपका जो है भौतिक कारक है। क्या है, भौतिक कारक। क्या है, भौतिक कारक। तो ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन जो 4 है ना विषय वस्तु का स्वरूप, ये किसी भी प्रकार से मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये क्या है भौतिक कारक है। क्या है, भौतिक कारक या पर्यावरणीय कारक भी कह सकते हो। तो ये अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, ये तो मैंने बताया था ना मनोवैज्ञानिक कारक अंदर से आते हैं, तो ये मैंने एक प्रकार से आपको एक हिंट दिया है, ठीक है। वैसे जो क्या होता है जो आपको सामने दिख रहा हो ये 3 चीजें जो है आपकी मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है, बाकी विषय वस्तु जो है उसका स्वरूप जो है वो भौतिक कारक है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। सबसे पहले अधिगम का अवलोकन केवल प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत आ गया है। फिर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है कि अधिगम का अवलोकन केवल प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ये जा सकता लास्ट में था, किया जा सकता है। पहला ऑप्शन क्या है कि अधिगम का जो अवलोकन है वो केवल प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, तो गलत है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि अधिगम है ना इसको जो है प्रत्यक्ष जो है किया भी जा सकता है, किया भी जा सकता है और नहीं भी, और नहीं भी। मतलब अभी जो अधिगम है ना उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा भी जा सकता है और नहीं भी, अप्रत्यक्ष भी होता है और प्रत्यक्ष भी होता है, ध्यान रखना। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। केवल प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होता है। फिर है आपका अगला ऑप्शन, अगला ऑप्शन है आपका, देखो वैसे विशेषता नहीं है तो उत्तर तो अपने आ गया, लेकिन देखो अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, तो बिल्कुल है। फिर अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होता है, तो बिल्कुल अधिगम जो है व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक है। फिर अधिगम एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। पूछा क्या था, विशेषता नहीं है, तो विशेषता कौन सी नहीं है, ऑप्शन 1। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों, क्योंकि जो अधिगम है वो क्या है केवल प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होता है। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पिता अपनी बेटी को एक शिक्षण संस्थान में दाखिला तो करवा सकता है लेकिन उसे पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उक्त कथन थांडाई के अधिगम सिद्धांत के किस नियम को संदर्भित करता है। अभी ऊपर पढ़ कर आए कि घोड़े को तालाब तक ले जाया तो जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वही उदाहरण यह है कि एक पिता अपनी बेटी को एक शिक्षण संस्थान में दाखिला तो करवा सकता है लेकिन उसे पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो कौन सा नियम आ गया, तत्परता का नियम। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, मैस्लो का अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत किस पर आधारित है। अब्राहम मैस्लो ने जो है अधिगम जो अभिप्रेरणा है उसका एक सिद्धांत दिया था, वो किस पर आधारित है, तो ध्यान रखना वो है आपका आवश्यकताओं पर आधारित। इंपॉर्टेंट बनता है, अलग से पूछे हुए क्वेश्चन है कि मैस्लो का जो अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है वो आवश्यकताओं पर आधारित है। ये कलाम की जो है माइनर टेस्ट 2 चल रहा है आपके, जल्दी सब्सक्राइब आप कर दें। अगला क्वेश्चन, अपने आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये भी जरूर बताना 30 में से। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं ना आपको उत्तर आपके सामने आ जाना चाहिए। अब देखो, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार का, यहाँ पर ज्ञान हो सकता है, ठीक है। पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के ज्ञान सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो देखो पूर्व जो है नए में क्या कर रहा है, सहायता, तो यह होगा सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जैसे आप जो है साइकिल चलाना साइकिल चलाना जो सीखते हो वो आपका जो है मोटरसाइकिल चलाने में क्या करता है, मदद करता है, मोटरसाइकिल में मदद करता है। मतलब पूर्व में सीखा गया कोई अधिगम नए अधिगम में क्या कर रहा है, सहायता। तो ये क्या हो गया आपका धनात्मक जो है या फिर सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण।
ठीक है, ये क्या हो गया आपका, साइकिल चलाना सीखना मोटरसाइकिल चलाने में मदद करता है, तो ये सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हो गया। फिर नकारात्मक, नकारात्मक में मान लो कि आप विदेश में ड्राइविंग कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, विदेश में आप कोई बस चला रहे हो, बस चला रहे हो, तो विदेश में आपको पता है क्या होता है, उल्टे साइड होता है इंडिया से, और फिर आके जो है आप भारत में जो है चला रहे हो, ठीक है, भारत में चला रहे हो, या आप कह लो दुबई में आप जो है बस चलाना सीख रहे हो और फिर आकर भारत में चला रहे हो, तो देखो आपको पता ही है कि वहां पर जो है ड्राइवर साइड और जो आपका अलग होती है, और जो रोड होता है उसमें लेन भी अलग होती है, ठीक है, अपने जो जाने की होती है वहां आने की होती है, अपने आने की होती है वहां जाने की होती है। अपने ड्राइवर जो है बीच जो है रोड के बीच में रहता है, उनके ड्राइवर रोड के किनारे की तरफ रहता है, तो जो है अलग अलग जो है उनमें जो है विदेश में, या फिर आप कह सकते हो जो जिन देशों में जो है ड्राइविंग उल्टी होती है, वहां पर अगर आप कुछ सीख रहे हो फिर आप भारत में आकर चला रहे हो, तो फिर क्या होगा, वहां पर जो है वो नकारात्मक होगा, ठीक है, वो बाधा उत्पन्न करेगा। आप जो है लेफ्ट हैंड से गियर निकाल रहे हो और वहां पर आप राइट से निकाल रहे थे, तो अंतर तो आएगा। तो सकारात्मक मतलब पहली जो चीज है वो दूसरे में क्या करे, मदद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है, ऊपर बात कर चुके। एल्बर्ट बांडुरा उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, ठीक है, और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था, बॉबी डॉल पर, किस पर, बॉबी डॉल पर, ठीक है, और इनके जो सिद्धांत को एक और नाम से जानते हैं प्रेक्षण सिद्धांत, कौन सा, अधिगम का प्रेक्षण सिद्धांत, ठीक है, और प्रेक्षण सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि जो बालक होता है वो क्या करता है, वो समाज को देखकर सीखता है और जो है समाज में जो है अपना एक मॉडल स्थापित कर लेता है, जिसको कहे हैं पर इन्होंने क्या कहा, प्रतिमान का, ठीक है, तो मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मॉडलिंग थ्योरी। तो मॉडलिंग थ्योरी भी कौन सी है, मॉडलिंग थ्योरी भी जो है बांडुरा का सामाजिक जो अधिगम सिद्धांत है वही है, ठीक है, मॉडलिंग थ्योरी, प्रेक्षण सिद्धांत और मॉडल या प्रतिमान जो है शब्द किस में आता है आपका, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में, जो दिया था एल्बर्ट बांडुरा ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका मतलब ये होता है कि बच्चा होता है वो एक किसी चीज जो देखता है ना उसको एक मॉडल समझ लेता है, अपने मॉडल मतलब जो आपको प्रेरित करे, जैसे आजकल के जो मॉडल होती है इंस्टाग्राम पर आपको जो है रील बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, उसी हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कि कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चे को तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चे को तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक द्वारा कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। देखो व्याख्यान विधि तो हो ही नहीं सकता, वीडियो दिखला के भी नहीं हो सकता, और पावर पॉइंट जो प्रस्तुतिकरण है उससे नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या बचा, निर्देशित खोज। निर्देशित खोज मतलब जो है बच्चे को जो है डूबने और जो है तैरने की अवधारणा समझा सकेगी, ठीक है। बाकी जो ऊपर वाले 3 है वो नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि निर्देशित खोज है वो खुद जो है शिक्षक जो है उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाएगा, ठीक है, करके दिखाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन बोल रहा है किसी भी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो देखो ये प्रक्रिया है आपकी प्रेरणा, या फिर हम कह सकते हो अभिप्रेरणा। क्या है, अभिप्रेरणा। जो अभिप्रेरणा होती है ना वो क्या होती है, किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। प्रेरणा जो है इंग्लिश के मोटिवेशन शब्द से बना है, किससे, मोटिवेशन से, जो है लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है, और लैटिन भाषा में एक शब्द है मोवेर, ठीक है, इससे बना है, ठीक है, किससे बना है, मोवेर, जिसका अर्थ होता है गति, ठीक है, क्या होता है, गति। तो अभिप्रेरणा जो है किसी कार्य को आरंभ करती है, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ये मोटिवेशन जो इंग्लिश शब्द है ये लैटिन भाषा के मोवेर शब्द से आया, जिसका अर्थ होता है गति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अधिगम क्या है। सिर्फ लिखा अधिगम, विशेषता कौन सी है, अधिगम कर्ता के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। तो बिल्कुल जो है संवेगों से प्रभावित होता है। अधिगम जो है संवेगों से प्रभावित होता है, परिपक्वता से प्रभावित नहीं होता। किससे, मतलब परिपक्वता के कारण जो परिवर्तन आते हैं ना वो अधिगम नहीं होते, लेकिन संवेगों से प्रभावित होता है। संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, तो ये तो एक ही बात होगी, क्षीण मतलब मामूली से संबंध, तो ये भी गलत हो गया। क्यों, प्रभावित नहीं होता और क्षीण संबंध रखता, तो एक ही बात होगी। फिर अधिगम करता के संवेगों से स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र मतलब वही है, संवेगों से प्रभावित नहीं होता, तो ये तीनों तो एक ही बात है, तो ये तीनों तो गलत है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अधिगम करता के संवेगों से भी प्रभावित होता है। इंपोर्टेंट बनता है, अधिगम जो है अधिगम करता के संवेगों से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 बोल रहा है अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण है। अभिप्रेरणा चक्र का
पहला चरण क्या है। सबसे पहले अभिप्रेरणा चक्र को हम जो है समझ लेते हैं, उसके बाद में जो है हम बात करेंगे। तो देखो अभिप्रेरणा में सबसे पहला आती है आवश्यकता, कोई चीज की आवश्यकता। जब कोई चीज की आवश्यकता होगी उससे जो है आपके अंतर्नोद आएगा। क्या आएगा? अंतर्नोद। ठीक है, ये नाम याद रखना, आवश्यकता फिर अंतर्नोद, अंतर्नोद से आएगा उद्वेलन। ठीक है, ये नाम थोड़े से ध्यान रखना। उद्वेलन के बाद में आएगा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, निर्देशित व्यवहार। इनकी जो है मनोविज्ञान में जो है एक तो ये जो है हिंदी के खतरनाक जो है ना शब्द भरे होते हैं। ठीक है, आवश्यकता सबसे पहले, फिर अंतर्नोद, फिर उद्वेलन, और फिर आएगा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, फिर आएगा उद्वेलन में कमी। क्या आएगी? उद्वेलन में कमी। उद्वेलन में कमी। उद्वेलन एक प्रकार से जो है पुनर्बलन टाइप से होता है। ठीक है, और उद्वेलन में कमी आएगी, कमी आएगी तो फिर क्या होगा? वापस जो है क्या होगा? जो है इस हिसाब से जो है ये चलता रहेगा। उद्वेलन में कमी, सॉरी उद्वेलन में कमी से पहले एक चीज मैं भूल गया, आपके लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होगा। लक्ष्य निर्देशित, देखो सबसे पहले किसी चीज की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी तो अंतर्नोद यानी कि आपके मन में जो चालक उत्पन्न होगा, फिर जो है आप उद्वेलन यानी कि व्यवहार करोगे, फिर जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के बाद में जो है आपको वो चीज उपलब्ध हो जाएगी, तो यहाँ की उपलब्धि। ठीक है, और किसी चीज की उपलब्धि के बाद में वापस जो है आपके पुनर्बलन टाइप होता है उद्वेलन, उसमें क्या आएगी? कमी, और उसमें कमी आएगी तो वापस यही राउंड स्टार्ट है हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपको तीन को ही ध्यान रखना शुरुआत के, आवश्यकता, अंतर्नोद और उद्वेलन। तो पहला चक्र जो चरण कौन सा है? तो ये आपका आवश्यकता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन बोल रहा है मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखो मैस्लो ने जो है जो आपकी अभिप्रेरणा है उनको जो है दो भागों में विभाजित किया। कौन कौन सी? जन्मजात और अर्जित। कौन कौन सी? जन्मजात व अर्जित। ठीक है, जन्मजात कौन सी होती है? जन्मजात जो आती है आपके भूख, प्यास, नींद, वो। ठीक है, भूख, प्यास, नींद, ये सारी जो है जन्मजात होती है। अर्जित कौन सी होती है? अर्जित होती है उपलब्धि, ठीक है, जिज्ञासा, ये चीजें क्या होती है? ये अर्जित होती है। ठीक है, तो मैस्लो ने किन दो भागों में बांटा? जन्मजात और अर्जित। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है आपके जो मैस्लो ने जो जन्मजात और अर्जित बांटा, उसमें जो अर्जित है उसको भी दो भागों में बांटा। एक तो व्यक्तिगत, क्या? व्यक्तिगत, और एक इन्होंने बांटा सामाजिक में। ठीक है, सामाजिक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर जो है एक आता थॉमसन। थॉमसन थॉमसन ने दो भागों में बांटा, एक तो आपकी स्वाभाविक, कौन सी? स्वाभाविक, और एक बांटी आपकी कृत्रिम। ठीक है, तो ऑप्शन जो एक है ना, ये किसने बांटी? ये बांटी आपकी थॉमसन ने, स्वाभाविक और कृत्रिम। एक जो बांटी वो आपकी बांटी जो है किसने? गेरेट ने। गेरेट ने 3 भागों में बांटा। सबसे पहले गेरेट ने बांटा जैविक, ठीक है, दूसरी इन्होंने बांटी जो है मनोवैज्ञानिक। कौन सी? मनोवैज्ञानिक, और तीसरा जो इन्होंने बांटा उसको कहते हैं आप सामाजिक। गेरेट ने ये 3 भागों में अभिप्रेरणा को बांटा, और जन्मजात अर्जित में मैस्लो ने, और स्वाभाविक और कृत्रिम में थॉमसन ने बांटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका पावलोव में शीघ्र अनुबंधन कब होता है? पावलोव के प्रयोग में शीघ्र अनुबंधन कब होता है? तो सबसे पहले जो होता है परिवर्तनात्मक उद्दीपन द्वारा या फिर विमुखी उद्दीपक द्वारा। तो जो परिवर्तनात्मक जो उद्दीपक है, ठीक है, जो आपका परिवर्तनात्मक उद्दीपक है वो होता है आपका सुख टाइप से, और जो विमुखी होता है दुख टाइप से। ठीक है, जैसे ये जो है आपका जो है प्यार करना, कोई चीज प्यार से समझाना, प्रशंसा करना। ठीक है, ये परिवर्तनात्मक जो है प्रकार का उद्दीपक है। और विमुखी उद्दीपक होता है दुख। ठीक है, दुख मतलब कि आपको जो है मान लो कि गृह कार्य करने के लिए दंड देना, ये इस प्रकार के क्या होते हैं? आपके विमुखी उद्दीपक होते हैं। ठीक है, और परिवर्तनात्मक कौन से होते हैं? प्यार, प्रशंसा, मतलब सुख वाले। तो देखो पावलोव ने जो बताया कि शीघ्र अनुबंधन किस में होता है, तो शीघ्र अनुबंधन होता है आपका विमुखी में। क्यों? क्योंकि विमुखी में इसलिए होता है कि जो चीज दुख देगी उसको जल्दी सीखेगा। मान लो कि एक बात देखो, एक एग्जांपल बहुत अच्छा देता हूं। आजकल जो गाड़ियां आती है ना 4 व्हीलर, उनमें आप सीट बेल्ट नहीं बांधते ना, तो एक आवाज आती है बीप की। ठीक है, पी पी करता रहता है। ठीक है, सिट्टी सी बजती रहती है जब तक आप सीट बेल्ट नहीं बांधोगे। ठीक है, वो आपका विमुखी उद्दीपक है। मतलब आप उससे बचने के लिए सीट बेल्ट बांधोगे, और एक मान लो कि आपको सीट बेल्ट नहीं बांधने के लिए जो है
नहीं बांध रखा और कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है कि यार बहुत अच्छी बात है तूने तो सीट बेल्ट नहीं बांध रखा, तो आप बांधोगे क्या इतना जल्दी? नहीं। लेकिन वो बीप बीप की आवाज आती है ना, जब तक नहीं बांधोगे तो आप जल्दी से बांधते हो। मतलब वो विमुखी उद्दीपक है, वो आपको दुख दे रहा है, लेकिन जो सीटी है वो दुख दे रही है आपको, इसलिए आप जल्दी से जो है सीट बेल्ट बांध लेते हो कि ये बंद हो जाए। तो ये होता है विमुखी उद्दीपक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन बोल रहा है अधिगम क्या है? तो देखो अधिगम निरंतर है लेकिन स्थिर प्रक्रिया नहीं है। स्थिर प्रक्रिया नहीं है, पहला गलत है। देखो स्थिर शब्द आया था, लेकिन ये व्यवहार में स्थिर परिवर्तन है। व्यवहार में क्या है? व्यवहार में स्थिर जो है परिवर्तन है। जो व्यवहार है उसमें स्थिर परिवर्तन होता है ना, तो वो अधिगम जरूर है, लेकिन खुद स्थिर प्रक्रिया नहीं है। व्यवहार निरंतर चलता रहता है, तो ये एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जरूर अधिगम है, लेकिन ये एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, चलती रहती है। तो खुद स्थायी प्रक्रिया नहीं है, खुद स्थिर प्रक्रिया नहीं है, लेकिन व्यवहार में स्थिर परिवर्तन लाती है। तो एक में कंफ्यूज मत हो जाना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला प्रोग्राम्ड निर्देशन का आधार है। प्रोग्राम्ड निर्देशन का आधार कौन सा सिद्धांत है? तो एकदम इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन है वो प्रोग्राम्ड जो है निर्देशन का ही जो है आधार है। और एक अपन बात कर चुके हैं, इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन है स्किनर द्वारा दिया गया, वो प्रोग्राम्ड जो निर्देशन है उसका आधार है। प्रोग्राम्ड निर्देशन है उसका मतलब क्या हो गया कि कोई चीज पहले से प्रोग्राम्ड है। जैसे आपके पास कोई घंटी बज रही है फोन की, तो आप चाहो तो उठा सकते हो, चाहो तो नहीं उठा सकते। तो वो होता है प्रोग्राम्ड निर्देशन। मतलब अपने आप मान लो कि घंटी बजी फोन की, तो आप जो है सोचोगे कि उठाऊं या नहीं उठाऊं, या आपके मन पर नहीं कर रहा, आप प्रोग्राम्ड कर रहे हो उसको। तो ये प्रोग्राम्ड जो निर्देशन है वो क्रिया प्रसूति सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में कथन है, किसने कहा कि कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए रूप में जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो है कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं को का नए रूप में प्रयोग करते हैं। ये कथन किसका है? तो ये डायरेक्ट याद रखना, ये रायब्रन का है। किसका? रायब्रन का। ठीक है, कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए रूप में प्रयोग करते हैं। तो रायब्रन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो आपको डायरेक्ट याद ही रखनी है। अब है 24वां क्वेश्चन, जब प्रेरणा व्यक्ति के बाहरी उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो अभी बात कर चुके हैं, आंतरिक होती है तो जो है आपके जो अंदर के उद्देश्य के लिए होती है तो आंतरिक, और बाहरी उद्देश्य के लिए होती है तो बाह्य अभिप्रेरणा इसको कहते हैं। ठीक है, बाहरी उद्देश्य की ओर निर्देशित होगी तो इसको कहेंगे बाह्य अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा एक प्रेरक गौण है? गौण का मतलब वह प्रेरक जिसकी अपने को आवश्यकता जो है मतलब है, लेकिन इतने जरूरी नहीं है। तो देखो भूख आवश्यकता है और जरूरी भी है, तो ये तो गौण है नहीं। धन की इच्छा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका? धन की इच्छा। क्यों? क्योंकि जो धन की इच्छा है ना वो एक बाहरी टाइप से है। क्या है? बाहरी टाइप से। और जो बाहरी होते हैं वो गौण होते हैं। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है। जो बाहरी होते हैं वो गौण होते हैं। शारीरिक संपर्क ये भी जो है आपकी जो है गौण नहीं है, भूख भी गौण नहीं है, प्यास भी गौण नहीं है। ठीक है, ये तीनों चीजें आंतरिक होती है। ठीक है, और धन की इच्छा बाहरी होती है, और बाहरी होते ही क्या हो गई? गौण हो गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, चेन लर्निंग का संबंध किससे है? चेन लर्निंग का संबंध किससे है ये पूछा है। कौन से मनोवैज्ञानिक से है? तो इनका जो है ध्यान रखना गेन्ने से है। और गेन्ने का ऊपर पढ़ के आए सोपान के सिद्धांत, जिसमें जो है 8 प्रकार के जो है इन्होंने क्या बताए थे? अधिगम बताए थे। ठीक है, तो ये चेन लर्निंग जो है आप ध्यान रखना गेन्ने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांडुरा के प्रेक्षण अधिगम सिद्धांत? मैंने बताया था ना प्रेक्षण अधिगम सिद्धांत, और इसका दूसरा नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत, इसमें इन्होंने जो 4 प्रकार की प्रक्रियाएं बताई थी, उनको ध्यान थोड़ा सा देखना। सबसे पहले अटेंशन। कौन सा? अटेंशन। एक है रिटेंशन। इंग्लिश में थोड़ा सा याद रखोगे तो याद रहेगा। अटेंशन, रिटेंशन, इमिटेशन, इमिटेशन, और लास्ट है मोटिवेशन। ये 4 को आपको ध्यान रखना है। मोटिवेशन। ठीक है, इसका जो है अटेंशन का मतलब कोई चीज का क्या हो गया? धारण करना, या फिर जो है ध्यान लगाना। ठीक है, और रिटेंशन मतलब क्या हो गया? प्रतिधारण। क्या हो गया? प्रतिधारण। ठीक है, अटेंशन वैसे तो ध्यान लगाना होता है, लेकिन इस जो वर्ड है इनके लिए यूज हुआ है धारण करना। और रिटेंशन मतलब प्रतिधारण, इमिटेशन मतलब अनुकरण। ठीक है, और मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा।
ठीक है, ये जो है इनके 4 है, इनको ध्यान रखना है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन बोल रहा है पावलोव के प्रयोग में CS क्या है? CS क्या होता है? CS जो होता है वो आपका होता है अनुबंधित उद्दीपक, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कंडीशनल स्टिमुलस। अनुबंधित उद्दीपक क्या होगा? इसमें क्या होगा? एक तो देखो अनुबंधित उद्दीपक होता है, एक स्वाभाविक उद्दीपक होता है। क्या होता है? स्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है। स्वाभाविक तो मतलब जो स्वभाव से है तो वो तो हो जाएगा इसका जो है भूख, और जो है आपकी अनुबंधित उद्दीपक है, अनुबंधित मतलब जिसके अनुबंधन से जो है वो पावलोव का कुत्ता जो है खाने के लिए लार टपकाता है, तो वो है आपकी घंटी। मतलब जैसे ही घंटी बजाते हैं, आपने पढ़ लिया होगा, जैसे ही घंटी बजाते हैं तो जो है कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है कि अब तो मेरे को खाना मिलने वाला है। तो ये जो है क्या हो गया आपका जो है अनुबंधित क्या हो गया? उद्दीपक, ठीक है। तो ये जो है आपके जो है 28 क्वेश्चन थे। बाकी के अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।